अस्सलाम वालेकुम, मैं फिदा कर आप सबको खुशामदीद अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज माइंड एक्सपेंशन पे। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो मैंने लिखा है यहाँ पे, एट्रीब्यूट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले समझते हैं कि एट्रीब्यूट्स का मकसद क्या है या इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि एट्रीब्यूट्स हम सिफात को कहते हैं कि किसी भी चीज़ की सिफात या किसी भी चीज़ की सिफात को दे करके उनके लिए या उस चीज़ के लिए फ्यूचर में या प्रेजेंट में डिसीजन लेना या उस चीज़ पर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना, उसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब अकाउंटिंग में एट्रीब्यूट्स क्या है और फिर इन एट्रीब्यूट्स को देख करके या इनके प्रेजेंस में अकाउंटिंग की क्या अहमियत है या इन एट्रीब्यूट्स को देखते हुए फ्यूचर में या प्रेजेंट में डिसीजन लेकर के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है रेलिवेंस। रेलिवेंस का मकसद ये है कि विच इम्पैक्ट द डिसीजन मेकिंग बाय हेल्पिंग प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम, यानी वो डेटा जो रिलेवेंट हो। जब आप किसी एक्टिविटी से रिलेटेड डेटा लेते हो, यानी वो डेटा या वो एट्रीब्यूट जिसे हम रिलेवेंस कहते हैं। रिलेवेंस से मुराद जब आप किसी चीज़ के लिए किसी भी एक्टिविटी के लिए डेटा लेते हो तो वो डेटा उसी एक्टिविटी के मुताबिक होनी चाहिए। तो इस रिलेवेंस को हम अकाउंटिंग में एट्रीब्यूट का नाम देते हैं और इसका मकसद क्या है कि जब आप डेटा उसी के मुताबिक ले लेते हो तो एक इम्पैक्ट आता है आपके डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि जब आप डिसीजन लेते हो पास्ट को देख करके प्रेजेंट के लिए या पास्ट प्रेजेंट को देख करके फ्यूचर के लिए जब आप डिसीजन लेते हो तो उसके मुताबिक आपका डेटा रेलिवेंट होना चाहिए। सेकेंड पे हमारे पास है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी एक सेकंड एट्रीब्यूट है जो कि इसका मतलब है एक्यूरेट एंड अनबायस्ड डेटा दैट समवन कैन ट्रस्ट। यानी जब आप डिसीजन लेते हो अकाउंटिंग में, कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो कंपनी के लिए, तो वो जो आप डेटा लेते हो वो एक्यूरेट भी होना चाहिए, यानी उसकी जो है ना वो करेक्ट होना चाहिए और उसके साथ साथ अनबायस्ड होना चाहिए, किसी के लिए वो तासुब का जरिया ना हो। जब आप डिसीजन लेते हो किसी एक सेक्टर को देखते हुए या किसी एक सेक्टर के अगेंस्ट में आप ये डेटा कलेक्ट कर रहे हो, सो वो जो डेटा है वो रिलायबल होना चाहिए, मींस एक्यूरेट एंड अनबायस्ड होना चाहिए। थर्ड पे हमारे पास है कंपेरेबिलिटी। इसका मकसद क्या है? अनेबल स्टेक होल्डर्स टू फाइनेंशियल डेटा अक्रॉस टाइम पीरियड्स एंड कंपनीज। जब आप डिसीजन लेते हो तो आप कंपेरेबिलिटी के जो एट्रीब्यूट है उसको भी देखते हैं कि जो टाइम पीरियड है या कंपनी का जो एक्टिविटी चल रही होती है उसके अंदर आप मवाजना करते हो कि जो डेटा आपने लिया है या इस डेटा के मुताबिक पास्ट में किस तरह डिसीजन लिया है, या अब आने वाले जब हम एक टेन्यूर डिसाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, तो उसके मुताबिक क्या ये जो कंपेरेबिलिटी एक एट्रीब्यूट है हम उसको अप्लाई करके क्या ये सिफत हमारे लिए आसानी बना सकती है, यस आसानी बना सकती है। जब आप कंपेयर कर देते हो चीज़ों को पास्ट के प्रेजेंट के साथ या प्रेजेंट को फ्यूचर के प्रेडिक्शन के साथ, तो आपके लिए आसानी पैदा कर देता है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है कंसिस्टेंसी। जब आप अकाउंटिंग में आते हो, बिजनेस में आते हो, तो आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यानी अगर आपने एक टाइम मतलब टेन्यूर का एक डिसीजन ले लिया कि हमारा जो डिसीजन होगा फाइनेंशियल सिचुएशन का या फाइनेंशियल पोजीशन का या कंपनी का जो हिसाब किताब है बिजनेस का, वो हम 12 मंथ में करेंगे, यानी आफ्टर 1 ईयर हम इसको जो है ना फाइनेंशियल डेटा निकालेंगे। सो वो फिर कंसिस्टेंट होना चाहिए। अब जब आप कंपनी के लिए डिसाइड कर देते हो तो 2 माह के बाद आप कहते हो नहीं कि मैं 6 मंथ के लिए ये करूंगा, या फिर 3 मंथ के बाद वो फिर कहोगे कि नहीं मैं 3 मंथ के लिए। सो यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंसी होना चाहिए। जब भी एक चीज आप उस पर डिसाइड कर देते हो कंपनी के लिए तो वो फिर कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसमें कोई रद्द बदल नहीं आनी चाहिए। इंश्योरिंग अकाउंटिंग मेथड्स रिमेन द सेम। क्या मतलब कि आप अकाउंटिंग का जितने भी मेथड्स अकाउंटिंग में होते हैं वो कंसिस्टेंट पर आपने फॉलो करने हैं। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है अंडरस्टैबिलिटी, क्लियर प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इंटरप्रिटेशन। जब आप देखो बाहर जब लोग आपके कंपनी के शेयर्स लेते हैं, आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो क्या करते हैं?
अंडरस्टेबिलिटी के लिए, अपने समझने के लिए वो क्या आपका एक फाइनेंशियल क्या नाम है आपका स्टेटमेंट देखते हैं, इनकम स्टेटमेंट है आपका देखते हैं या आपका बैलेंस शीट देखते हैं, तो उसमें जो इंफॉर्मेशन है या आप जो प्रेजेंटेशन देते हो, अपनी चीजें जो आप उनको प्रेजेंट कर रहे हो, वो जो इंफॉर्मेशन है वो अंडरस्टेबल होना चाहिए, उनकी समझ में आनी चाहिए, ताकि जो आप जिसके आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो उस बेस पे वो लोग आप पे ट्रस्ट करें और आपकी कंपनी आपके बिजनेस में वो ज्वाइनिंग दे। तो ये अंडरस्टेबिलिटी भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट है। 6 नंबर पे हमारे पास है टाइमलाइनर्स। क्या मतलब? इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड प्रॉम्प्टली टू रिटेन इट्स यूजफुलनेस फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए आप कभी किसी भी वक्त आप जो है ना जो इंफॉर्मेशन आप देते हो आपके उसी वक्त देना चाहिए कि उसमें टाइम जो है ना ज्यादा आप टाइम नहीं लोगे, या फिर आप डिसीजन लेते हो जब आप उसमें टाइम लोगे तो आपका फाइनेंशियल क्या एक्टिविटी के लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। तो टाइम लाइनेस भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जो कि अकाउंटिंग का एक सिफत है। नेक्स्ट है हमारे पास वेरीफाइबिलिटी। क्या मतलब है वेरीफाइबिलिटी का? कि डेटा दैट कैन बी कंफर्म्ड बाय इंडिपेंडेंट पार्टीज इंश्योरिंग एक्यूरेसी। जो इंडिपेंडेंट पार्टीज है, किसी पे डिपेंड नहीं करते, उनके लिए वो डेटा कंफर्म वो कभी भी कर सकते हैं। आपके कंपनी के किसी भी क्या नाम है सेक्टर से या किसी भी ऐसे इदारे से जो आपकी कंपनी के अंदर वो कोई इदारा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो जो डेटा उन्होंने फाइंड आउट किया किसी भी वेबसाइट से कहीं से भी उन्होंने लाया है, तो वो कंफर्म कर सके, ताकि जो वेरीफाइबिलिटी है वो आपके कंपनी या आपके बिजनेस में हो, ताकि आपके पास या लोगों का जो ट्रस्ट है वो आपके ऊपर बिल्ड हो जाए और आपके बिजनेस में आकर के आपको ज्वाइन कर सके। तो ये भी बड़ी अहम एट्रीब्यूट है अकाउंटिंग में। नेक्स्ट हमारे पास 8वें नंबर पे है मटेरियलिटी। क्या मतलब? फोकसेस ऑन सिग्निफिकेंस डेटा दैट कैन अफेक्ट स्टेकहोल्डर डिसीजन। यानी जब आप देखो, मटेरियलिटी का मकसद है कोई भी डेटा आपकी अकाउंटिंग में हो, आपके पास हो, तो उसका एक सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस होता है आपके बिजनेस में। यानी आपका बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट का डेटा है, आप अपनी कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज क्या उसको दिखा रहे हो, तो उसका एक मकसद भी है, यानी उसका एक सिग्निफिकेंस रूल भी है। क्यों? जब आप डेटा एक्सपोज कर देते हो, यानी आपका अपनी बैलेंस यानी एसेट्स और लायबिलिटीज उनको दिखा देते हो कि मेरे इतने करंट लायबिलिटीज है, इतने लॉन्ग टर्म्स, इतने करंट एसेट है, इतने लॉन्ग टर्म, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि लोगों को पता हो जाता है कि ये कंपनी फाइनेंशियली सिचुएशन या फाइनेंशियल पोजीशन इसका क्या है। तो मेटेरियलिटी भी बहुत बड़ा मैटर करता है इस किस्में, ये अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स में और बड़ी अहम एट्रीब्यूट है। अब आते हैं कि ये जितनी भी सिफात हैं यहाँ से 1 से लेकर के 8 तक, इनका इंपॉर्टेंस क्या है अकाउंटिंग में। थोड़ा सा मैंने हेडिंग्स लिखे हैं, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा उसको एक एक लाइन में इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, आपको समझ आ जानी चाहिए। सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब आप खुद इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो तो आप इन चीजों को क्या करते हो, इन चीजों को फॉलो करके आप डिसीजन लेते हो। या फिर मैं अगर इस तरह कहूं कि 100 केस जो कंपनीज है पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में, तो जब भी कोई आता है शेयर लेता है ना स्टॉक एक्सचेंज में, हम लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज पे एक बड़ी लेंथी वीडियो बनाई है और उसका लिंक मैं यहाँ पे पेश कर देता हूँ। वहां पे क्या होता है, जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करते हैं तो लोग इस तरह इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि लोग कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन देख करके वो डिसाइड करते हैं कि क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो उन चीजों को मालूम करने के लिए, इंफॉर्मेशन को मालूम करने के लिए ये जो एट्रीब्यूट्स है उनको देख करके फिर क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। क्रेडिट डिसीजन, बाद औक़ात लोग क्या देखते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया और मैंने कंपनी को पैसे दे दिया, क्या वो मुझे वापस करने की अहलियत रखती है या नहीं। तो इन चीजों को देख करके, इन एट्रीब्यूट्स को फॉलो करके, यानी देखते हैं कि क्या कंपनी में जो एट्रीब्यूट्स अकाउंटिंग में होते हैं या फाइनेंशियल पोजीशन में जो एट्रीब्यूट्स फॉलो होते हैं, उन या इन चीजों की मदद से आप वो चीज मालूम कर सकते हो कि कंपनी में ये अहलियत है कि वो दोबारा आपका कर्ज चुका सके। तो ये दूसरा एक इंपॉर्टेंस है इसका।
परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, आप परफॉर्मेंस इवोल्यूशन यानी अपनी प्रेजेंस इवोल्वेट कर सकते हो और फ्यूचर भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मेरा परफॉर्मेंस किस तरह जा रहा है और फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस होगी। तो इन एट्रीब्यूट्स का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी कंप्लायंस, यानी आपका जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉ के साथ आपकी कंप्लायंस एडहेरेंस आ जाती है, आपका ताल्लुक आ जाता है। जो आप एक्टिविटीज जितने भी आप चीजें क्या नाम है फॉलो कर देते हो, या रिलेवेंस है या रिलायबिलिटी है या अकाउंटिंग पीरियड है, तो वो आप एक कानून कहते हैं और रूल्स रेगुलेशन के अंडर वो आप करते हो। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी जब आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं ना कंपनी में, तो वो सारी चीजें जो भी आपका डिसीजन लेता है आपको कंपनी में सीईओ है या फिर कोई और मैनेजर है, तो इन चीजों के मदद से या इन चीजों के तवसुत से वो क्या करते हैं, वो आपका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फ्रेम आउट कर देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है और कुछ मैंने क्या यहाँ पर एट्रीब्यूट्स यानी सिफात लिखे हैं अकाउंटिंग में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अकाउंटिंग में आ जाते हो और अकाउंटिंग के दुनिया में, अकाउंटिंग के क्वेश्चंस में या अकाउंटिंग के अंडरस्टैंडिंग में, तो ये एट्रीब्यूट्स आपके सामने कभी भी आ सकते हैं। तो ये 8 वैसे ज़्यादा हैं, मैंने 8 लिखे हैं और इसकी इंपॉर्टेंस 5, 6, 7 आपके सामने लिखी है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और बाकी जितनी भी वीडियोस है अकाउंटिंग के हवाले से इंट्रोडक्शन से लेकर के आज तक वो एक प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप इजीली वहाँ से एक्सेस करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।